इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 के बारे में और ये बताएगा क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसको हम लोग मैनेजमेंट उसका कैसे करते हैं, यानी कि क्रॉप्स को हम लोग कैसे रखते हैं और उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या है, जैसे कि किस समय पर कौन सा क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। फिर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है क्रॉप का प्रोडक्शन के लिए। अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या क्या हैं जिससे कि एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, सोविंग, इस प्रकार के चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो क्रॉप्स हम लोगों ने निकाल लिया है, हार्वेस्ट कर लिया है, उस क्रॉप्स को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहेली और बूझो के घर में अलग अलग टाइप का चीज़ था, क्योंकि उनका जो चाचा थे वो एक फार्मर थे। अब उन्होंने चीज़ें देखी, जैसे कि खुरपी, सिकल कुछ इस प्रकार होता है जिससे कि क्रॉप्स को काटने का काम आता है। शोवेल, प्लग हो गया, इस तरह का चीज़ें उन्होंने देखा था, ठीक है। तो बूझो जो था उसको लगा कि हम लोग भी इसके बारे में कुछ कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं कि हम लोगों को खाना क्यों खाना पड़ता है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ये जाना था कि हर ऑर्गेनिज़म को खाना खाना पड़ता है ताकि वो उससे एनर्जी यूज़ करके फिर अपना काम कर सके। साथ ही साथ एनर्जी तो यूज़ करे ही, और डाइजेशन, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में भी मदद मिलती है। हम लोग जो खाना खाते हैं जैसे कि चावल, दाल, है ना, ये सब चीज़ तो प्लांट बेस्ड है, लेकिन हम लोग मटन भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, तो ये सब एनिमल बेस्ड फूड भी होता है। तो हम लोग प्लांट्स बेस्ड फूड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं। अब आप कमेंट में ये बताओ कि ऐसा ऑर्गेनिज़म जो कि प्लांट बेस्ड फूड भी खाए और एनिमल बेस्ड फूड भी खाए, उसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस, हर्बीवोर्स या फिर ओमनिवोर्स? क्या बोलते हैं, उसका आंसर करना, ठीक है। अब चूँकि हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों को फूड बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में प्रोडक्शन करना पड़ता है ताकि सब कोई खा सके। तो इस चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन, उसका मैनेजमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर आप कभी गांव गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि बड़े बड़े फील्ड में एक जैसा ही प्लांट लगा हुआ होता है, एक जैसा ही प्लांट जो है वो बड़े स्केल में यहाँ पर लगा होता है। जैसे कि अगर धान का खेती है, राइस का है, तो बस राइस राइस राइस। अगर वीट है तो बस वीट 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 पूरा बड़ा एरिया में। तो ऐसे जगह पर जब सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, तो उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने बताया कि वीट का क्रॉप, यानी कि उस एरिया में खाली वीट, बहुत बड़े एरिया में बस वीट 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 ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसको हम लोग क्रॉप बोल सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग टाइप का क्रॉप होता है, जैसे कि अनाज का क्रॉप हो गया, पल्सेस का क्रॉप हो गया, वेजिटेबल्स का क्रॉप हो गया, फ्रूट्स का क्रॉप हो गया, ठीक है। इंडिया में अलग अलग टाइप का क्रॉप्स होता है, और चूंकि इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, ख़राब भी है, तो इसलिए जो यहाँ पे इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं वो मेनली 2 सीज़न में होता है। पहला होता है खरीफ सीज़न, दूसरा होता है रबी सीज़न, ठीक है। तो जब खरीफ सीज़न में जो क्रॉप होता है उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप, जो रबी सीज़न में जो क्रॉप होता है उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स, ठीक है। जब खरीफ सीज़न वाला क्रॉप होता है वो हम लोग रेनी टाइम पे लगाते हैं। जैसे कि देखो, कभी भी अगर खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में जब भी कोई डिफरेंशिएट करने के लिए बोले कि आप बताओ, तो खरीफ का याद रखना पैडी और रबी का याद रखना वीट, ठीक है। पैडी क्या करते हैं हम लोग, जब पैडी को, यानी कि धान के लिए, चावल के लिए जब उसका खेती होता है तो उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए वो हम लोग नॉर्मली रेनी सीज़न में लगाते हैं उसको, ठीक है। उसको रेनी सीज़न में लगाते हैं क्योंकि बारिश, भगवान का बारिश होता है, ऊपर से रेनफॉल होता है, तो काफ़ी उसको मदद मिलता है। और जब उसको हम लोग रेनी सीज़न में लगाते हैं तो जब दुर्गा पूजा होता है, यानी कि जब अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है, तो इस फसल को, जो हमारा पैडी बड़ा हो गया था, उसको हम लोग काट लेते हैं। वहीं अगर रबी क्रॉप का बात करें तो रबी क्रॉप जस्ट, जैसे अगर मान लो कि हम लोग जुलाई में, रेनी सीज़न तो जुलाई में हो रहा है, ठीक है,
जुलाई से अक्टूबर तक अगर हम लोगों ने पैडी का फसल खेती किया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च तक वीट का फसल करेंगे और उसको बोलेंगे रबी क्रॉप। तो अब क्वेश्चन आता है कि अप्रैल मई और जून, ये तो 3 महीना बच गया, तो इस 3 महीने में जो क्रॉप होता है उसको बोलते हैं हम लोग ज़ैद क्रॉप, ZAID, ठीक है। तो खरीफ, फिर रबी, और जो बीच में होता है उसको बोलते हैं ज़ैद क्रॉप। अब हम लोग जानते हैं क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिक प्रैक्टिस। तो देखो बेसिक प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले जब भी क्रॉप होगा तो सबसे पहले क्या करा जाएगा, सीड को लगाया जाएगा। हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि सीड लगेगा तभी ना प्लांट होगा। तो सीड लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, सॉयल को तैयार करना पड़ेगा, फिर सोविंग करना पड़ेगा यानी कि सीड लगाना पड़ेगा, फिर सीड लगाने के बाद उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ेगा ताकि वो अच्छा से ग्रो कर सके। फिर ये ग्रो कराने के बाद हम लोग देंगे उसमें पानी, इरिगेशन होगा। इरिगेशन जब होगा तो चूँकि यहाँ मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स है लगा हुआ और यहाँ पे पानी भी काफ़ी हो गया, तो इसलिए वहाँ पर अगल बगल में जिसका खरपतवार जिसको बोलते हैं वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट होता है, वो भी बहुत सारे हो जाएंगे। तो उससे हम लोगों को क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जब क्रॉप को प्रोटेक्ट करके हम लोग जब क्रॉप बड़ा हो जाएगा तो उसको काट लेंगे, तो उसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा और फिर उसको हम लोग अलग अलग जगहों पर रखेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो पहला हम लोगों का क्या था कि तैयार करना होगा हम लोगों को सॉइल। अब सॉइल तैयार करना, इसका मतलब क्या होता है, सॉइल पूरा पैक होता है, ठीक है। अब उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इस सॉइल को हम लोगों को लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वहाँ इसके बीच में थोड़ा सा जगह बन जाए। और अगर जगह बन जाएगा तो इसमें हवा और पानी अच्छी तरीके से जा सकेगा। जब उस सॉइल में प्लांट हो जाएगा, छोटा छोटा जो मेज का प्लांट है या फिर जो वीट का प्लांट है, तो उसको जड़ में पानी चाहिए। तो अगर जड़ में पानी चाहिए, रूट में अगर पानी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा सॉइल में ताकि रूट में पानी जा सके, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। और फिर वो पानी रूट में जा सकेगा। इसलिए सबसे पहला प्रिपरेशन होता है कि सॉइल को लूज़ करना। अब सॉइल को लूज़ करने का एक और फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही सॉइल लूज़ हो जाता है तो उसमें अर्थवॉर्म्स और छोटे छोटे माइक्रोब्स जो है वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये माइक्रोब्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो इससे रूट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलता है और इससे ये क्या करता है, सॉइल को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थ वार्म जो है सॉइल को और खोलना स्टार्ट कर देता है, उसको लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। इससे हवा और पानी अच्छी तरीके से रूट तक पहुंच जाता है। साथ ही साथ माइक्रोब्स और ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था, ह्यूमस बनाता है ना, जो कि एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, डार्क डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये ह्यूमस बनाता है। और इससे सॉइल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इनफैक्ट क्रॉप को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये जो ह्यूमस है, इससे जो न्यूट्रिएंट्स है, अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट जैसे मिनरल, वाटर, विटामिन, अलग अलग केमिकल्स, ये सब मिल जाता है सॉइल में। और फिर वो सॉइल से अपना जो प्लांट का हमारा रूट था, ये हमारा प्लांट था, इसका रूट था ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पर सॉइल था, तो ये रूट यहाँ से सॉइल को लेकर के अपना, हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में ही पढ़ा था कि जाइलम और फिलम से ये ट्रांसपोर्ट करके फिर अपना काम वहाँ पे करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब चूंकि जो रूट है, मतलब छोटे छोटे प्लांट का, जैसे कि हमारा ये मान लेते हैं, ये हमारा राइस का प्लांट है, पैडी प्लांट है, ठीक है, पैडी है। तो पैडी का जो रूट है वो 15-20 सेंटीमीटर अंदर ही जाता है, 5-10 फीट अंदर नहीं जाता है वो, ठीक है। तो बस 15-10 सेंटीमीटर अंदर जाता है। इसलिए सॉइल को ज़्यादा भी लूज़ करना सही नहीं है, थोड़ा बहुत लूज़ करना काफ़ी हो जाता है। यानी कि टॉप में लूज़ कर दो, 15-20-40-50 सेंटीमीटर लूज़ कर दो, बस काफ़ी हो गया वो, ठीक है। अब जो प्रोसेस होता है कि हम लोग सॉइल को लूज़ करते हैं और उसको फिर टर्न करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टिलिंग और प्लगिंग, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं टिलिंग और प्लगिंग। ये कैसे होता है, ये प्लग से होता है। आपने कभी ना कभी अगर गांव गए होगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार का एक रहता है, मतलब ये रहता है आयरन का, ठीक है, और ये रहता है वुड का, ठीक है, और यहाँ पे रहता है एक बैल।
अब बैल क्या करता है, इसको अपने साथ लेके जाता है और यहाँ पे रहता है अलग अलग सॉइल्स। अब ये जब घुसता है अंदर सॉइल के अंदर, तो वो सॉइल को लूज़ कर देता है और सॉइल को टर्न करने लगता है। और ये देखो, ये देखो, ये है ना, ये है हमारा प्लग। ठीक है, तो अब ये प्लग जो है ये आयरन वाला रहता है। इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर ये घुस जाता है और उसको तोड़ देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बीम, जो ऊपर में है। और जो ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं प्लग शाफ्ट। ठीक है, और इसको बोलते हैं प्लग शेयर, क्योंकि ये है मेन प्लग और ये इसको प्लग को उसको पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए प्लग शेयर, प्लग शाफ्ट। और हम लोगों ने देखा बीम के बारे में। ठीक है, तो ये था प्लग। तो इस प्रकार से सॉइल को हम लोग तोड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि सॉइल में बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़ा मतलब पत्थर टाइप का बन जाता है सॉइल, तो उसको भी तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सॉइल को लेबल करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेबलिंग कैसे होता है, तो लेबलिंग होता है एक लेबलर से। ये कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर एक हैंडल रहता है और यहाँ पे एक चपटा ऐसा चीज़ रहता है। उसको क्या करते हैं, सॉइल में डाल देते हैं, ताकि वो सॉइल जो है वो एक तरह का हो जाए। अगर सॉइल ऐसे रहेगा तो पानी सारा क्या होगा, बह के एक साइड में आ जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि सॉइल को बराबरी से उसको प्लग किया जाए। और कभी कभार क्या होता है, टिलिंग से पहले जो हम लोग उसको खोलते हैं सॉइल को, उससे पहले ही मैन्योर ऐड कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, जब सॉइल को हम लोग लूज़ करेंगे, उसको खोलेंगे, तो उसमें मैन्योर मिल जाएगा और वो अच्छी तरीके से सॉइल को अच्छी तरीके से वो मॉइस्ट कर सकता है, उसमें नमी हो सकता है। उसके बाद जब हम लोग उसमें सीड डालेंगे, जब उससे अब छोटा छोटा प्लांट होगा, तो उसको काफ़ी मदद मिलेगा। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में। पहला हम लोग जानेंगे प्लग के बारे में, जो हम लोगों ने जान लिया। फिर हो और फिर कल्टीवेटर के बारे में जानते हैं। तो प्लग के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है, ये क्या होता है क्या नहीं होता है। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं हो के बारे में, HOE हो। ये एक नॉर्मल सा टूल होता है जो वीड्स को अलग करने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीड्स को क्यों अलग करेंगे, क्योंकि वीड्स क्या होता है, ये घास होता है और छोटे छोटे पौधे होते हैं जिसका ज़रूरत नहीं है क्रॉप्स में। अब वीड्स को अलग करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स खा जाता है क्रॉप्स का। ठीक है, इसलिए इसको अलग करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, ये देखो, ये है हो मतलब एक तरह से इसको हिंदी में बोलते हैं ना, कुदाल टाइप का, वही है। ठीक है, इससे हम लोग काट के देंगे, उसको वीड को अलग कर देंगे। यहाँ पे इसका बीम होता है, यहाँ पे इसका रॉड है, ये छोटा सा बेंट वाला जगह है जिससे हम लोग वीड्स को काट के अलग करेंगे। और ये हैंडल है और ये ग्रिप है इसको पकड़ने का यहाँ से। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्रॉड और बेंट प्लेट आयरन का होता है, जो कि इसका यहाँ पे लगा हुआ है। और चूँकि हम लोग क्या करते हैं यूज़, हम लोग यूज़ करते हैं स्पेड। ठीक है, हम लोग स्पेड यूज़ करते हैं, लेकिन ये लोग अमीर आदमी है, इसलिए ये लोग कुछ अलग चीज़ यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो है, ये एनिमल्स के थ्रू यहाँ पर पुल किया जाता है और ये ब्लेड के तौर पे काम करता है। ये ऐसे 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 करता है। ठीक है, और ये ब्लेड के तौर पे काम करके वीड्स को उड़ा देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। और ये जो सॉइल है उसको लूज़ करने में भी हेल्प करता है। फिर आता है कल्टीवेटर। ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये महिंद्रा वाला कल्टीवेटर लग रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, ऐसा रहता है, देखो ये वाला, ये ऐसा रहता है। और जो है ट्रैक्टर पूरा फील्ड में घूमते रहता है। ट्रैक्टर जो पूरा फील्ड में घूमता है, इससे क्या होता है, अलग अलग चीज़ पूरे क्रॉप में समान रूप से मिल जाते हैं। ये सॉइल को अच्छी तरीके से खोल देता है, साथ ही साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स है, वो पूरा सॉइल में यूनिफॉर्मली जो है वो मिल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग सोविंग के बारे में। सोविंग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। सोविंग से पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग जा कर के सीड्स जो खरीदेंगे वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, फार्मर्स जो है वो यूजुअली ऐसा सीड्स को पसंद करते हैं जिससे कि ज़्यादा यील्ड निकले, ज़्यादा उससे प्रोडक्शन हो सके। कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप एक छोटा सा बकेट में या कोई मग में 2-5 सीड अगर डाल दोगे, तो 1-2 सीड जो है वो पानी के ऊपर में तैरने लगेगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सीड्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं और अंदर से वो हॉलो है। ठीक है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं
और इसलिए वो पानी में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अच्छा मेथड है अच्छा हेल्दी सीड्स को सेपरेट करने का डैमेज्ड सीड से। अब सीड का चुनाव होने से पहले अभी हम लोग जान लेते हैं अलग अलग ट्रेडिशनल टूल्स क्या क्या थे जो कि सीड्स को सो करने में, उसको डालने में हेल्प करा जाता था। ठीक है, तो यूजुअली ट्रेडिशनल टूल यानी बहुत पुराने समय से ये आ रहा है कि एक ये देखो, ये इस टाइप का एक फनल टाइप का ये शेप है ना। यहाँ पर क्या किया गया, ऊपर से सीड डाल दिया जाता था और इसको एक जगह से दूसरे जगह घुमाया जाता था। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होता था, सीड्स जो है वो अलग अलग जगहों पर जाके पहुँच जाते थे। जैसे कि यहाँ पर सीड डाला गया, ये ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है। चूँकि ये देखो पतला है पूरा, है ना, ये वाला पूरा पतला पोर्शन है, इसलिए एक दो दो 5 सीड जो है वो एक जगह पर, फिर आगे इस प्रकार से ये होता था। ठीक है, अब एक आता है सीड ड्रिल। ये है हमारा सीड ड्रिल, इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल क्या करता है, इसको चलाया जाता है सॉइल पर और ये मिट्टी को खोल देता है। जब मिट्टी को ये खोलता है तो करीब 15-20-30 सेंटीमीटर का एक गड्ढा टाइप का बनते जाता है और इस प्रकार से वहाँ पर सीड्स को डाल दिया जाता है यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे और डेप्थ पे, यानी कि एकदम बराबर बराबर जगहों पर और बराबर बराबर डेप्थ में सीड्स को डाल दिया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर सॉइल आ जाता है और सॉइल आने के बाद फिर वहाँ पर सीड जो है वो उसको सोविंग के लिए तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सीड्स को बहुत बार बर्ड्स खा जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि उसके ऊपर सॉइल है इसलिए बर्ड्स को ये पता नहीं चलता है कि वहाँ पर सीड्स हैं। ठीक है, सोविंग के सीड ड्रिल से सो करने के कारण बहुत सारा टाइम और लेबर जो है वो बच जाता है। अब अप्रोप्रिएट डिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो मान लो एक सीड अगर यहाँ पर दिया गया फिर यहाँ ऐसे, अगर एक तीनों सीड यहीं पर दे देंगे तो होगा क्या कि जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट्स लोग एक ही न्यूट्रिएंट खाने के लिए कंपटीशन करने लगेंगे और इन तीनों में से 2 सीड्स तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, बस एक सीड बचेगा तो फार्मर को फ़ायदा होगा, कोई नहीं। अब हम लोगों ने खेत में हमारा जो फील्ड था उसमें सीड्स को लगा दिया, सो कर दिया। अब हम लोग उसमें डालेंगे मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉइल में डाला जाता है ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसमें मिल सके और ग्रोथ ऑफ प्लांट को ये हेल्प कर सके। अब सॉइल जो है, जैसे हम लोगों ने पहले भी जानते हैं हम लोग और अभी भी जान रहे हैं कि सॉइल के कारण क्रॉप प्लांट को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई होता है। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कुछ कुछ एरियाज़ में फार्मर्स जो है वो ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो कि एक क्रॉप ग्रो करने के बाद, यानी कि एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप ग्रो करते हैं। तो चूंकि अगर एक ही फील्ड में अलग अलग क्रॉप ग्रो किया जाएगा और हर क्रॉप का न्यूट्रिएंट्स का डिमांड अलग अलग है तो सॉइल अकेला वो सब चीज़ें नहीं कर पाता या उसको कम हो जाता है उसका न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसलिए मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स डाला जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है मैन्योर्स को डालने का उसको बोलते हैं मैन्योरिंग। ये देखो, ठीक है, continuous cultivation, therefore farmers have to add manures to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. अगर इम्प्रॉपर अच्छी तरीके से मैन्योर नहीं दिया गया है या अच्छा प्रॉपरली मैन्योर नहीं दिया गया है तो वीक प्लांट होता है। जैसे आपको पता ही है पहले से ही कि मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि नॉर्मली काव डंग का अलग अलग एनिमल वेस्ट से बनता है। ठीक है, और ये एनिमल वेस्ट आपने कभी ना कभी देखा होगा कि अगर आपके घर में खेत है, क्रॉप फील्ड है और अगर आपके घर में काव है यानी कि एनिमल्स है तो काव डंग जो होता है, जो काव का वेस्ट होता है उसको जा कर के क्रॉप में छीट दिया जाता है क्योंकि उससे भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ठीक है, और ये जो डिकम्पोजिशन होता है मतलब वो जो वेस्ट गया उसको धीरे धीरे फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिकम्पोज कर देता है। ठीक है, और ये डिकम्पोज्ड मैटर जो है वो ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे
यूज़ किया जाता है। अब फर्टिलाइज़र्स का बात करें तो फर्टिलाइज़र्स हैं मेनली केमिकल, ठीक है, और वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। ये मैन्योर से बहुत अलग होता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र्स को हम लोग नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बल्कि वो हम लोग फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करते हैं। न जो फर्टिलाइज़र्स है वो में कॉमनली उसको हम लोग यूरिया बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट बोलते हैं, सुपर फॉस्फेट बोलते हैं, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम और सॉरी फॉस्फोरस और पोटाशियम, एनपीके। तो इस प्रकार का फर्टिलाइज़र्स जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। हम लोगों ने इसी बुक में हम लोग जानेंगे कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है और फिर ये फैक्ट्रीज़ में बनता है। अब फार्मर्स को फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने के बाद ये पता चला कि इससे जो यील्ड है, जो उसका प्रोडक्शन है क्रॉप्स का, जैसे कि वीट, पैडी, मेज, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उनसे इनको काफ़ी फ़ायदा मिल गया। हालांकि फर्टिलाइज़र का एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दरअसल ये है कि चूँकि फर्टिलाइज़र्स मैन मेड है, केमिकल्स का बना होता है, इसलिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने के बाद सॉइल जो है उसका नेचुरल फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ करने के कारण वाटर पॉल्यूशन भी होता है और इसका आप लोग गूगल पे सर्च करो पंजाब फर्टिलाइज़र प्रॉब्लम, तो वो अच्छी तरीके से बताएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है जब भी आपको कोई किसान मिले तो उनको बताना कि ये ज़रूरी है कि सॉइल का फर्टिलिटी को बरकरार करने के लिए हम लोगों को फर्टिलाइज़र की जगह मैन्योर या फिर जो सड़े मड़े गले लीव्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, या फिर जो फील्ड जब भी हम लोग उसको कल्टीवेट नहीं करते हैं तो उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, उस पर फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब कि 2 क्रॉप हम लोगों ने किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग अभी राइस के पैडी किया, फिर हम लोग किए वीट, तो फिर हम लोगों को जो लैंड है उसको छोड़ देना चाहिए अनकल्टिवेटेड और उस पर कुछ एक्सेस फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैन्योर जो है, जैसे हम लोगों ने देखा मैन्योर नेचुरल होता है, इसलिए उससे सॉइल का टेक्सचर बेहतर होता है और उससे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यानी कि पानी को रखने का, पानी होल्ड करने का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। अब सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रिप्लेनिश करने का एक और तरीका है क्रॉप रोटेशन से, यानी कि अगर एक फील्ड है, ठीक है, एक फील्ड है, यहाँ पर अगर हम अभी पैडी कर रहे हैं तो अगले बार कुछ और करेंगे, ठीक है, उसके अगले सीजन में कुछ और करेंगे। इससे क्या होता है कि अलग अलग जो क्रॉप है उनका न्यूट्रिएंट डिमांड अलग अलग होता है, इसलिए सॉइल को एक ही चीज़ देने पे, एक ही न्यूट्रिएंट देने पे प्रॉब्लम नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो पैडी है, ठीक है, पैडी है और इस सॉइल को देना पड़ता है एक्स न्यूट्रिएंट और वीट का कल्टीवेशन हो रहा है उसको देना पड़ता है वाई न्यूट्रिएंट। अब बार बार अगर एक्स न्यूट्रिएंट देगा, बार बार अगर वाई न्यूट्रिएंट देगा तो सॉइल को इन दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगर हम लोग चेंज कर दिए, पैडी की जगह पर कुछ और कर दिया, मान लेते हैं पल्स, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसको अलग न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा और एक ही न्यूट्रिएंट देने के लिए उन पर बोझ नहीं होगा, मतलब कि जो हमारा सॉइल है उस पर उतना बोझ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर हम लोग नॉर्थ इंडिया का बात करें तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे कि लेग्यूम्स लगाया जाता है, यानी कि दाल दाल जैसे कि हो गया आपका चना दाल है ना, सॉरी हाँ, चना दाल का खेती हो गया, ठीक है, चना का खेती हो गया, फिर मेज का खेती हो गया, इस प्रकार का लेग्यूम्स का लगाया जाता है और एक सीज़न में वीट का लगाया जाता है अगले सीज़न में, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन मिल जाता है और सॉइल का फर्टिलिटी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जाना था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। हम लोगों ने ये भी जाना था कि राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है प्लांट के लिए, है ना। तो इस प्रकार से अब देखो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बारे में हम लोगों ने जाना, ये था उसका डिफरेंसेस। जैसे कि फर्टिलाइज़र जो है इनऑर्गेनिक होता है, ये आपका फैक्ट्री में बनता है, मैन्योर नेचुरल होता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में बनता है, मैन्योर नेचुरल होता है, जैसे हमने बताया। फिर फर्टिलाइज़र जो है वो ह्यूमस नहीं देता है सॉइल को, बल्कि केमिकल देता है, और जो मैन्योर है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमस देता है सॉइल को, जो कि नेचुरल होता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम में बहुत ज़्यादा रिच होता है, लेकिन मैन्योर्स जो है वो कम रिच होता है। अब मैन्योर्स का एडवांटेजेस तो बहुत है,
लेकिन कुछ कुछ एडवांटेज फर्टिलाइज़र के ऊपर क्या है ये देखो। सबसे पहला तो मैन्योर के कारण सॉइल अपने पास पानी होल्ड कर सकता है, वाटर होल्ड कर सकता है, इससे प्लांट्स को फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है, सॉइल जो है इससे पोरस हो जाता है, इस यानी कि वहाँ पर पानी जो है अच्छी तरीके से अंदर घुस सकते हैं और गैसेस ऊपर रिलीज़ हो सकता है, अंदर रिलीज़ हो सकता है, यानी कि गैसेस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, फ्रेंडली माइक्रोब्स इससे बढ़ जाता है और मैन्योर ऐड करने से जो सॉइल का टेक्सचर है वो भी बेहतर हो जाता है। तो हम लोगों ने मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स ऐड कर लिया। अब बारी है पानी पटाने की, इरिगेशन करने का। तो देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पानी चाहिए रहने के लिए, ठीक है, जीने के लिए। हम लोग पानी यूज़ करते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी पानी यूज़ करता है। प्लांट जो है वो प्लांट रूट से पानी को निकालता है। ठीक है, अब पानी के साथ मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स के साथ पानी के साथ मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ किया जाता है प्लांट के द्वारा। प्लांट में मेनली 90% पानी होता है, हमारे पास कितना होता है 70%, इनके पास 90% पानी होता है। पानी से अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और वाटर जो है वो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है बहुत ज़्यादा हॉट एयर करंट से, और बहुत ज़्यादा जो ऊपर से फ्रॉस्ट पड़ता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा नाम, बट फ्रॉस्ट से। ठीक है, ओला, हाँ ओला, ओला जो ऊपर से गिरता है उससे ये हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो सॉइल में मॉइस्चर है उसको मेंटेन करता है पानी। ठीक है, इरिगेशन, और इससे जो हेल्दी क्रॉप फील्ड ये सब जो है इसको पानी अगर मिलते रहे रेगुलरली तो उससे क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो देखो पानी जो हम लोग सप्लाई करते हैं क्रॉप में रेगुलर रेगुलर इंटरवल्स पे, उसको बोला जाता है इरिगेशन, यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन का टाइम और फ्रीक्वेंसी क्रॉप क्रॉप पे अलग होता है, जैसे कि वीट के लिए अलग होगा, पैडी के लिए अलग होगा, पल्सेस के लिए अलग होगा, सॉइल सॉइल पे अलग होता है, जैसे कि क्लेई सॉइल के लिए अलग होगा, ब्लैक सॉइल के लिए अलग होगा, और सीज़न सीज़न पे अलग होता है, जैसे कि रेनी सीज़न में भगवान के द्वारा पानी होता है, रेनफॉल के द्वारा। ठीक है, लेकिन विंटर सीज़न में हम लोगों को पानी बटाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, समर सीज़न में वाटरिंग ज़्यादा होता है क्योंकि गर्मी के कारण सारा पानी उड़ जाता है ना, इवापोरेशन से और लीव्स का ट्रांसपिरेशन से। तो अब हम लोग जानते हैं सोर्सेस ऑफ इरिगेशन के बारे में। देखो पानी तो कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा हम लोगों को, तो पानी निकालने के लिए क्या यूज़ होता है, वेल्स, कुआँ, ट्यूब वेल्स यूज़ होता है, तालाब यूज़ होता है, अलग अलग लेक्स होता है, रिवर जैसे कि गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, है ना, डैम बना दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या प्राइवेट एंटिटी के द्वारा, और उससे फिर पानी आता है, रिलीज़ होता है। अलग अलग नहर, कैनाल से पानी यूज़ होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं पुराने ज़माने में कैसे पानी इरिगेशन किया जाता था। पुराने ज़माने में हम लोग क्या करते थे, तो जो हमारा कैटल्स है और जो हमारा ह्यूमन इंसान का लेबर के थ्रू हम लोग पानी यूज़ करते थे, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टेक्नोलॉजी था नहीं। ठीक है, दो तरह का एक पानी यूज़ होता था, एक था हमारा मोट, ये था मोट पुली सिस्टम, इससे क्या होता था, और दूसरा चेन पंप। ठीक है, चेन पंप कहाँ गया, ये हमारा चेन पंप, ये दो तरह का था। और फिर तीसरा था ढेगली, ये कुछ इस प्रकार से, और चौथा था राहत। राहत कुछ इस तरह से था। अब ट्रेडिशनल मेथड हम लोग बस देख लिए, उसको उतना समझने का ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब आज के डेट में हम लोग कैसे इरिगेशन करते हैं, कैसे हम लोग पानी पटाते हैं वो जानते हैं। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। देखो स्प्रिंकलर सिस्टम में खर्चा बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ से क्या हो रहा है, ये पाइप से पूरा ऐसे ऐसे प्लांट जो है पाइप लगा दिया गया है। ठीक है, और फिर ऐसे करके उठा के इसको छोड़ दिया गया है। देखो वो क्या रहा है, यहाँ से जो पानी है ट्यूबवेल के नीचे में जो वाटर है, वो वाटर पंप से हम लोग ऊपर खींचते हैं और ये पानी पाइप से जो है ये यहाँ पर जाता है। फिर यहाँ जाने के बाद ये पाइप नोजल इस तरह छूटा हुआ है, इससे पानी इस तरफ इस एरिया को कवर कर लिया। फिर आगे बढ़े, फिर पाइप से पानी यहाँ गया, फिर ये इस एरिया को कवर कर लिया, फिर आगे बढ़े, फिर इसके लिए इसी तरह से पूरा पूरा जो क्रॉप है, क्रॉप का फील्ड है वो हम लोग कवर कर लेते हैं। इससे पानी ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, इससे पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे एरिया में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जहाँ पर अनइवन लैंड है, यानी कि कुछ इस प्रकार का लैंड है। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं है। अब जैसे हम लोगों ने देखा परपेंडिकुलरली पाइप रहता है। ठीक है, ऊपर में इसका रोटेटिंग नोजल रहता है, यानी कि ये जो नोजल है ये घूमते रहता है, तो ताकि चारों तरफ इसका कवर कर लिया जाए पानी से। ठीक है, और जैसे हमने बताया कि ये मेन पाइपलाइन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है,
और जैसे ही हम लोग पानी यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ से पानी रिलीज़ करते हैं, तो फिर अलग अलग जगह पर पानी चला जाता है। दूसरा आता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम ये बहुत ज़्यादा पानी को सेव करता है, स्प्रिंकलर सिस्टम से भी ज़्यादा सेव करता है पानी। ये क्या करता है, ये डायरेक्ट रूट्स में, सॉइल के रूट में, क्योंकि पानी तो रूट से ही जाएगा ना, तो ये डायरेक्ट सॉइल के रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी वहाँ पे डालते रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ड्रिप सिस्टम। ये जो टेक्निक है ये मेनली यूज़ होता है प्लांट्स, फ्रूट्स और गार्डन्स और ट्रीज़ में डायरेक्ट पानी डालने के लिए। इसमें पानी बहुत ज़्यादा, जैसे हमने बताया कि बहुत ज़्यादा कम पानी यूज़ होता है। कुछ इस प्रकार से, ये देखो यहाँ से मोटर चला, पानी आया, यहाँ से पाइप गया और ये पाइप से डायरेक्ट यहाँ रूट में, ये डायरेक्ट रूट में पानी जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से पानी बहुत कम वेस्ट होता है। अब हम लोग जानते हैं पानी हम लोग पटा दिए, है ना, इरिगेशन हो गया। अब इसके कारण से, इरिगेशन के कारण से हम लोग फर्टिलाइजर्स, मैन्युअल्स यूज़ किए हैं, इसके कारण से अलग अलग बिना चाहने वाला अनवांटेड वीड्स हो जाएगा। तो अनवांटेड वीड्स जो होता है, अनवांटेड प्लांट्स जो होता है उसको बोलते हैं वीड्स। अब वीड्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा वीडिसाइड्स। ठीक है, पहले जान लेते हैं वीड्स क्या होता है। तो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विथ क्रॉप्स। क्रॉप्स के साथ जिसको हम लोग ना चाहें वो जो प्लांट है वो भी ग्रो कर जाता है, और ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को बोलते हैं वीड्स। तो वीड्स के लिए ज़रूरी है वीडिसाइड डालना, और जो रिमूवल ऑफ वीड होता है, जो हम लोग वीड हटाने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वीड्स क्या करता है, समय स्पेस जगह खा लेता है उसका, क्रॉप का, उसका लाइट खा जाता है, उसका न्यूट्रिएंट खा जाता है और पानी भी खा जाता है। इसलिए हमारा क्रॉप नहीं हो करके वीड्स होगा, जिसका हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, उस वीड्स को हटाना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग टाइप का प्रोसेस फार्मर्स फॉलो करते हैं। ठीक है, पहला है कि जब हम लोगों ने देखा कि सोविंग से पहले, यानी कि सीड्स डालने से पहले हम लोग टिलिंग करते हैं। टिलिंग करने से क्या होता है, जो सॉइल है वो लूज़ हो जाता है। ठीक है, उसके कारण से क्या होता है, जो वीड्स बहुत सारे थे जिसका जड़ वहाँ पर था वो भी हटा दिया जाता है, और इस प्रकार से वीड्स जो है फिर से नहीं हो पाता। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। दूसरा हो गया कि हम लोग उसमें यूज़ करते हैं वीडिसाइड्स। ठीक है, ये एक तरह का केमिकल होता है और इसको बोलते हैं वीडिसाइड। देखो इस प्रकार से ये हम लोग जो है वीडिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो प्लांट्स है वो उस पर, जो वीड्स है इनफैक्ट उस पर जाएगा और वो वीड्स को मार देगा। ऐसा वीडिसाइड का एक एग्जांपल है 2,4-D। ठीक है, और ये वीड्स को मार देगा, और ये वीड्स को मारने के साथ क्रॉप को डैमेज नहीं करेगा। इस प्रकार से हमारा क्रॉप जो है वो बच जाएगा और वीड्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब वीडिसाइड्स जब यूज़ किया जाता है, जब उसको स्प्रे करते हैं, तो फार्मर का जो हेल्थ है वो भी इफ़ेक्ट होता है। उस पर भी कुछ प्रॉब्लम, उनके मतलब फार्मर्स के हेल्थ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए फार्मर्स को अपना फेस, नोज़, माउथ ये सब एक क्लोथ से ढक लेना चाहिए और फिर उसके बाद केमिकल को स्प्रे करना चाहिए। तो वीड्स भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। अब बारी है हम लोगों को अपना फसल काटने का। तो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप जो है वो इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, यानी कि जब हम लोग फसल को काटते हैं, जब ये मैच्योर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग करने के बाद आपने कभी ना कभी देखा होगा कि हमारे घरों में, स्टोरेज रूम में हार्वेस्टिंग करने के बाद सारे जो वीड्स हैं, पैडी है, उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली जो क्रॉप है उसको मैच्योर होने में 3 महीना लगता है। हम लोगों ने देखा था जुलाई से अक्टूबर तक। ठीक है, कितना हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीना, 4 महीना। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी क्रॉप को मैच्योर होने में 3-4 महीना तो लगता ही है। ठीक है, इंडिया में हार्वेस्टिंग यानी जो काटना होता है वो सिकल से काटा जाता है। इस तरह से आप देखे होंगे कि बहुत सारे औरत मतलब लेडीज़ और जेंट्स भी ये करते हैं कि सिकल से जो है वो क्रॉप को काट लेते हैं। हालांकि कहीं कहीं मशीन भी यूज़ होता है जिसको हार्वेस्टर बोला जाता है। वो क्या करता है, फटाफट जो है वो जो क्रॉप है उसको काट लेता है और उसका ग्रेन्स को, उसका सीड्स को निकाल करके चाफ से अलग कर देता है। यानी कि जैसे देखो ऐसा कुछ होता है। ये है हमारा पैडी का प्लांट। ठीक है, यहाँ पर पैडी का है, यहाँ पैडी, यहाँ पैडी, यहाँ पैडी, यहाँ पैडी, यहाँ पैडी, यहाँ पैडी, और ये जो लंबा ऐसा लाइन था ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, कोई काम का नहीं।
तो थ्रेसिंग में क्या होता है, थ्रेसर्स क्या करता है, वो जो लंबा लंबा हमारा दाना था ना, जो ये था, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, तो इसको निकाल के एक साइड में और जो भूसा बचा उसको निकाल के एक साइड में कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग थ्रेसिंग। ये एक मशीन के द्वारा होता है जिसको बोलते हैं कंबाइन। देखो ऐसा कुछ है, ये है कंबाइन। ये हालांकि विदेशों में और जहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मर्स के पास पैसा है उसको बोला जाता है, वहाँ पे ये कंबाइन काफ़ी यूज़ होता है। इंडिया में ये यूज़ नहीं होता या बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लेबर है और हम लोग लेबर से ही कर लेते हैं। दूसरा विनोविंग, ये जो पार्ट है ये इंडिया में यूज़ होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो भी होता है वो क्या होता है कि सीड्स को अलग कर दिया जाता है और चाफ को अलग करके उसका जो भूसा है उसको अलग करके फेंक दिया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 6 में और भी पढ़ा ही था। अब देखो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में देखो बहुत जगह क्या होता है, हम लोगों के पास तो हम लोग गरीब आदमी हैं, है ना, मतलब जो इंडियंस हैं वो गरीब है। अब जो इंडियंस गरीब हैं वो फार्मिंग करते थे पहले, ठीक है। अब जो फार्मिंग करते थे तो फार्मिंग भगवान के द्वारा ये मनाया जाता था कि हे भगवान, इस बार हमारा जो फार्म किया गया ये है, मतलब जो हमारा फसल है वो बहुत भयंकर बढ़िया देना, बहुत बढ़िया देना, ठीक है। और जब हम लोग फार्मिंग करके, जब हम लोग भगवान के द्वारा ये मनाते थे कि बहुत बम्पर फसल देना और हम लोग उसको काटते थे, तो काटने के टाइम पे हम लोग भगवान को पूजा करते थे, बोलते थे वाह भगवान थैंक यू, आपने इतना बढ़िया फसल दिया। इसके लिए अलग अलग फेस्टिवल्स हम लोग मनाना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या और बिहू। ये सब फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं क्योंकि ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये हम लोग इसलिए मनाते हैं, भगवान से माना जाता है कि हे भगवान बढ़िया फसल देना, और जो भगवान का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बार फसल अच्छा हुआ, इसलिए हम लोग उसका फेस्टिवल मनाते हैं। अब हम लोगों ने फसल काट लिया, ठीक है। अब फसल काट के उसको स्टोर करने का जगह आ गया। देखो फसल को अगर हम लोग खुले में छोड़ देंगे तो उस पर बारिश वगैरह पड़ेगा, इंसेक्ट, रैट्स आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा, और इस कारण से जो हमारा पूरा मेहनत था वो बेकार हो जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग जो फसल काटे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से एक जगह पर अच्छी तरीके से रख दें, ठीक है। और ऐसा रखें कि उस पर रैट्स, माउस ये सब ना आ जाए। तो फसल को रखने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको सन के अंदर में, मतलब सूरज भगवान की रोशनी के अंदर उसको पूरी अच्छी तरीके से सुखाना पड़ता है ताकि उसमें मॉइस्चर ना आए, ठीक है। अब मॉइस्चर अगर आएगा तो क्या होगा, उसमें ऑर्गेनिजम्स लग जाएंगे बहुत सारा और वो पूरा फसल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग फसल को सुखा देते हैं तो इससे क्या होता है, पेस्ट से, बैक्टीरिया से और फंजाई से उसको राहत मिल जाता है फसल्स को। फसल जब फसल हमारा जो क्रॉप्स है वो हमारा जब अच्छी तरीके से उसको हम लोग अलग कर दिए तो हम लोग उसको क्या करते हैं, मेटेलिक बिन्स में, कुछ ऐसा इस प्रकार बड़ा बड़ा होता है उसमें रखते हैं, या फिर जूट बैग्स में पैक करके बड़े बड़े जगह पे रखते हैं जिसका नाम है सिलोस या ग्रैनरीज। बड़े बड़े एरिया में, जैसे बहुत बड़े बड़े जगहों पर, जैसे कि मान लो कि आप एक करीबन आप मान लो 15-20 कमरे का रूम होगा, ठीक है। उसका सिलोज और ग्रैनरी होता है, उसमें हम लोग इसको रख देते हैं। और वहाँ पे रखने के बाद ये देखो ये इस प्रकार का है, ये है सिलोज, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसका है, ठीक है। ये है ग्रैनरी, ये तो यहाँ पर हम लोग उसको रखते हैं। और इसको रखने के बाद यहाँ पे रैट्स और इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाव मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग घर में ग्रेन्स को रखते हैं तो उसके ऊपर में नीम का पत्ता रख देते हैं। इससे क्या होता है कि नीम का पत्ता केमिकल ट्रीटमेंट है और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पेस्ट्स को फूड में लगने नहीं दिया देती है, मतलब नीम्स का पत्ता जो है वो सब नहीं करने देती है। अब हम लोग जानते हैं एनिमल से जो हम लोग फूड निकालते हैं, एनिमल से भी हम लोग बहुत सारे फूड निकालते हैं, जैसे कि चिकन का मीट हो गया, मटन हो गया, है ना, फिश हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है। तो ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एनिमल को अपने घर पे रखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम लोग काव को अपने घर पे रखेंगे तो ही हम लोग काव का मिल्क पी पाएंगे। जब हम लोग गोट को अपने घर पे रखेंगे तो ही हम लोग गोट मिल्क और गोट का मटन खा पाएंगे। जब चिकन रखेंगे तो ही चिकन का मटन खा पाएंगे। इस प्रकार से जब एनिमल्स को बड़े बड़े लार्ज स्केल में रखा जाता है और उसका प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर हुआ ख़त्म।
आपका होमवर्क ये है कि आप बताओ अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, क्रॉप, फर्टिलाइजर, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, फिर प्लग, रबी, सीड्स, सिलो, सोविंग, स्टोरेज, थ्रेसिंग, वीड्स, वीडिसाइड और विनोविंग के बारे में बताओ। 2-2 लाइन सबके बारे में लिखो अपने कॉपी में, उसका फ़ोटो खींचो और उसको कमेंट सेक्शन में डाल दो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू वेरी मच।